हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। होप क्लियर है सबको। हाँ, ओके, थैंक यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने स्केलर एंड वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल देखा था, राइट? तो स्केलर एंड वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल में अपन ने समझ के लिया था, और वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल और उसके साथ साथ रिटार्डेड पोटेंशियल, इसका अपन ने डेरिवेशन किया था एंड वी गॉट द वैल्यू एज दिस: ए बार इक्वल्स टू म्यू अपॉन 4 पाई इंटीग्रल आई इंटू डी एल बार अपॉन आर, राइट? तो ये अपने को मिल गया था एक्सप्रेशन। अभी आपको यही एक्सप्रेशन वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल का यूज करके थ्योरेटिकल एंटीना का पूरा अक्खा डेरिवेशन करना है। अब जो अपन ले रहे हैं ना अभी, इसको मैं सिंपली थ्योरेटिकल एंटीना ऐसा बोलता हूँ। एक थ्योरेटिकल एंटीना का एक्सप्रेशन है बहुत बड़ा, दो जो बचे हुए लेसन के एक्सप्रेशन, और एक जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में वगैरह लेंगे। वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस डेरिवेशन बाय टुडे, राइट? तो अगर ये अभी खत्म हो गया तो नेक्स्ट जो लेक्चर्स लेंगे अपन, तो उसके अंदर प्रैक्टिकल एंटीना लेंगे। थोड़ा सा डेरिवेशन बड़ा है, टाइम लगेगा थोड़ा ज्यादा, तो आज एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस अलग अलग वे से पूछे गए। पहला क्वेश्चन देखो, सेम आंसर सेम है लेकिन क्वेश्चन अलग अलग वे से, यानी घुमा फिरा के पूछते हैं क्वेश्चन। तो तब आपको समझना चाहिए कि जो पूछा है वो यही क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल एंटीना है। सी फर्स्ट क्वेश्चन इज डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फील्ड रेडिएटेड बाय स्मॉल करंट एलिमेंट। स्मॉल करंट एलिमेंट यानी जो करंट कैरिंग कंडक्टर रहेगा वो बहुत स्मॉल रहेगा। जैसे अपन करंट कैरिंग कंडक्टर होगा एक आधा, तो उसका डिफरेंशियल पार्ट है ना डीएल कंसीडर करते हैं ना, तो ऑलरेडी वो कंडक्टर का ही डीएल ही है, वो स्मॉल करंट एलिमेंट है, ऑलरेडी वो छोटा सा ही पार्ट लिया हुआ है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फील्ड रेडिएटेड बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल। तो जो स्मॉल करंट एलिमेंट है उसको अपन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल भी बोल सकते हैं। उसके बाद इफ अ स्मॉल करंट एलिमेंट इज प्लेस्ड अलोंग जेड एक्सिस। अब वो कोई भी एक्सिस के अलोंग आप लोग रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे अब क्लियर कट ये क्वेश्चन में बोला है कि इट्स प्लेस अलोंग जेड एक्सिस, तो ठीक है अपन जेड एक्सिस यूज करेंगे। कैरिंग अल्टरनेटिंग करंट, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर ई एंड एच, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। दिखाई दे रहा है ना आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट रिमोट पॉइंट। तो ये भी समझ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन को अलग वे से पूछा है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स रेडिएटेड बाय थ्योरेटिकल एंटीना स्टार्टिंग फ्रॉम वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल। वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल का यूज करके आप लोगों ने ई और एच कंपोनेंट्स निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यूजिंग रिटार्डेड वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल वंस अगेन ए बार यूज करके ऑब्टेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। उसके बाद एकदम सिंपल वे में पूछा है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर ई आर ई थीटा एंड एच फाई। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ई आर ई थीटा है, वेर इज ई फाई, एच फाई है, वेर इज एच आर एंड एच थीटा, तो वो जीरो होते हैं, इसलिए वो नहीं पूछे। वो जीरो कैसे होते हैं वो अपन देखने वाले आगे। नेक्स्ट, by theoretical antenna show that field radiated by oscillating electric dipole contain radiation field, induction field and electrostatics field। अब इसका मतलब क्या है, ई आर ई थीटा और एच फाई, इसको ही कहा जाता है रेडिएशन फील्ड, इंडक्शन फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड। समझ रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ तुम? हेलो, क्लियर है सब लोग? फिर उसके बाद है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इंस्टंटेनियस पावर डेंसिटी एट रिमोट पॉइंट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट? इंस्टंटेनियस पावर कैलकुलेट करना है। देन उसके बाद डिराइव एक्सप्रेशन फॉर पावर रेडिएटेड बाय स्मॉल करंट एलिमेंट। कभी कभी क्वेश्चन आपको यहाँ तक ही पूछते हैं, अगर यहाँ तक ही पूछते हैं तो फिर टेंशन नहीं है, लेकिन अगर पावर कैलकुलेशन करने के लिए भी पूछते हैं तो क्वेश्चन और भी आगे बढ़ेगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा पावर कैलकुलेशन में। क्योंकि पावर का मतलब आप लोग यहाँ पे ई इंटू एच वगैरह आपको करना पड़ेगा। ई निकालो एच निकालो, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, वो मैं अभी लेने ही वाला हूँ डेरिवेशन में आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर पावर रेडिएटेड बाय स्मॉल करंट एलिमेंट। एंड लास्ट क्वेश्चन है, शो दैट रेडिएशन रेजिस्टेंस इन केस ऑफ रेडिएशन फ्रॉम स्मॉल करंट एलिमेंट इज दिस। इसका जो रेडिएशन रेजिस्टेंस आता है आर रैड, आर रेडिएशन रेजिस्टेंस, आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। तो रेडिएशन रेजिस्टेंस जो है वो इतना आना चाहिए, तो ये भी प्रूव करना है आपको। तो क्वेश्चन समझ गए सबके सब? ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है। क्लियर हो गया ना सब लोग? बढ़ू के आगे? प्लीज रिस्पॉन्ड करो। चलो ठीक है फिर। ये क्वेश्चन सब लोगों ने प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, यानी आएगा, कंफर्म है, एकदम श्योर है कि पेपर में आएगा। तो मुझे क्या लगता है, इसका जो डेरिवेशन है ना बहुत लंबा है, तो इसीलिए आप लोगों ने भी मेरे साथ में लिखना चाहिए ये। अगर आप लोग मेरे साथ में लिखते हो अभी, तो मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, आपको पता है, तो आप लोगों का भी लिखना हो जाएगा। और एक एक बार अगर आपका लिखना हो गया, उसके बाद आपको इसको और 2-3 बार लिख के देखना है, अदरवाइज ये जमेगा नहीं। इसलिए
समझ सब जाता है अपने को, लेकिन उसको एक दो बार लिखते हो तो ही वो आपका परफेक्ट होगा, आप लोग एग्जाम में लिख पाओगे। इसलिए प्लीज पेन लो, रजिस्टर लो, और मेरे साथ साथ में उसके अंदर भी आप लोग लिखो एक एक टर्म्स समझ के बराबर, क्योंकि बहुत लंबा डेरिवेशन है ये, तो आप लोग मेरे साथ में लिखोगे तब जाके आपका ये अच्छा प्रिपेयर होगा। और एक बार लिखने के बाद मुझे फोटो भी भेजना। चलो ठीक है, फिर तो स्टार्ट करते फिर, चलो। एक क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसा बोला है कि जो भी स्मॉल करंट एलिमेंट है इट इज प्लेस अलोंग जेड एक्सिस, दिखाई दे रहा है, प्लेस अलोंग जेड एक्सिस। तो इसीलिए अभी मैं पहले एक्स वाई एंड जेड एक्सिस निकाल लेता हूँ, ध्यान देना। हम्म तो ये हो गई सपोज अपने लिए जेड एक्सिस, दिस इज व्हाट लेट इट बी वाई एक्सिस, एंड दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस। अब जो स्मॉल करंट एलिमेंट रखा है वो अलोंग जेड एक्सिस रखा है। सो सपोज कंसिडर करते हैं कि इट इज अ स्मॉल करंट एलिमेंट, दिस इज अ स्मॉल करंट एलिमेंट which is to be placed along z axis, it is small current element। समझ गए सब लोग? इट इज प्लेस अलोंग जेड एक्सिस, तो इसकी लेंथ ऑलरेडी छोटी है। इसकी जो लेंथ है मैं एल कंसिडर नहीं करता हूँ, इसका जो लेंथ है वो मैं डीएल बार ही ले लेता हूँ फिर। इसका जो लेंथ है वो बहुत छोटा है क्योंकि इट इज अ स्मॉल करंट एलिमेंट। तो ये हो गया इसका लेंथ कौन, डीएल। तो वेक्टर में लिखना है तो डीएल बार लिखना पड़ेगा। क्लियर है सब लोग? हेलो, क्लियर है ना? अब इसका जो रेडियस है वो कितना है, वो है आर सपोज। तो इसको लगे तो आप ऐसा एक्सटेंड कर सकते हो ऐसा, और एक्सटेंड करने के बाद ये जो डिस्टेंस है ये सपोज आर डिस्टेंस है, यहाँ तक आर डिस्टेंस। और ये जो है एंगल, ये है थीटा एंगल। और ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक का ये वाला, ये एंगल है फाई। होप समझ गए आप लोग? और सपोज ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है या करंट कैरिंग एलिमेंट जो है, इसमें से जो फ्लो होने वाले, जस्ट अ मिनट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर थीटा फाई ये तीन वेरिएबल रहते हैं। तो ये जो फ्लो होने वाला करंट है ये है सपोज करंट आई, और आई की वैल्यू यहाँ पे आपको लेना है आई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी, राइट। और यहाँ पे ही एक पॉइंट है, एक पॉइंट पी है सपोज, जिसके वैल्यूज है आर थीटा एंड फाई कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो डिस्टेंस है ये पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, तो इसको अपन आर बोल सकते हैं। बोलिए यहाँ तक समझ गए क्या आप सभी लोग? क्लियर है क्या सब लोग? ये जो डिस्टेंस है ये आर डिस्टेंस है सपोज, रेडियल डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है सब लोग? अब यहाँ पे ऐसा अपन लिखते हैं कि अपन ने क्या क्या कंसिडर किया, वी हैड कंसिडर दी स्मॉल करंट एलिमेंट, सॉल्यूशन वी हैव। यहाँ पे लिखते हैं अपन ऐसा कि स्मॉल करंट एलिमेंट कंसिडर किया अलोंग जेड एक्सिस विच इज कैरिंग अ करंट, करंट की वैल्यू कितना है आई को सो एम कॉस ओमेगा टी। और ऐसा लिखते हैं कि लेट पी ऑफ आर थीटा फाई बी एनी पॉइंट एट विच द फील्ड इज डिजायर्ड, जैसा अपन सेकंड थर्ड लेसन में लिखते थे ना, एक्टिंग एज अ फील्ड पॉइंट, बराबर है ना? ऐसा ये थोड़ा थ्योरी में लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो सी केयरफुली, आपको आता है ये फटाफट। कंसिडर, कंसिडर स्मॉल करंट एलिमेंट, consider a small current element along z-axis carrying current, carrying current। करंट की वैल्यू कितना लिया अपन ने, I इक्वल्स टू आई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी। होप समझ गए आप सभी लोग? अब यहाँ पे लेट एक पॉइंट कंसिडर किया अपन ने, पी ऑफ आर थीटा फाइव बी एनी पॉइंट, बी एनी पॉइंट at which the field is desired,
at which the field is desired। समझ गए फिर? अभी आपको एक क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि जो भी आपको थेरोटिकल एंटीना का डेरिवेशन निकालना है, या आपको ई और एच के कंपोनेंट्स निकालना है, या तो फिर आपको पावर निकालना है। पावर निकालने के लिए आपको ई और एच कंपोनेंट लगेंगे। तो जो ई और एच निकालना है वो आपको, देखो ये प्रॉब्लम में बोला यूजिंग वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल। ये भी क्वेश्चन में बोला है कि यूजिंग वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल, बराबर है। तो वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल को यूज करके आपको फाइंड आउट करना है। सो आई एम राइटिंग हियर बाय बाय definition of vector magnetic potential, by definition of vector magnetic potential। वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी जो अपन ने लास्ट लेक्चर में किया था? ए बार इक्वल्स टू, ये था म्यू अपॉन 4 पाई, अरे ऐसा लिखते थे ना। अब स्पेस लेते तो म्यू जीरो ले लो, इंटीग्रल आई इंटू डी एल बार अपॉन कौन, आर। और ये लिखते थे ना आप सभी लोग, हेलो, क्लियर है ना? ये प्रूव किया था ना अपन ने लास्ट लेक्चर में, सी केयरफुली, समझे क्या? ये लिखते थे ना अपन। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम ये है कि ये जो कंडक्टर है ऑलरेडी अपन ने बहुत छोटा लिया है। इसकी लेंथ एल नहीं है, इसकी लेंथ ऑलरेडी छोटी है। तो इंटीग्रेशन लेने में कोई मतलब बनता क्या? नहीं बनता है, क्योंकि जो कंडक्टर है वो ऑलरेडी बहुत छोटा है ना। तो आई एम राइटिंग हियर, इंटीग्रेशन का मतलब क्या रहता है? छोटी चीज एनालाइज करके बड़ी चीज कैलकुलेट करना। लेकिन यहाँ पे बड़ी चीज से कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी करंट कैरिंग एलिमेंट क्या है? स्मॉल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग ना? मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल बोला था, कन्याकुमारी टू जम्मू कश्मीर अगर आप लोगों को जाना है, बराबर है, तो आपको टाइम कितना लगेगा? तो मैं 1 किलोमीटर जाऊंगा, 1 किलोमीटर जाने के लिए अगर मुझे 5 मिनट लगते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय इसका जो भी डिस्टेंस होगा मल्टीप्लाइड बाय 5 मिनट कर लूंगा मैं। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। लेकिन अब ऑलरेडी आपको 1 ही किलोमीटर जाना है, तो फिर काय का? तो फिर इंटीग्रेशन को मतलब ही नहीं बनता ना। सो आई एम राइटिंग हियर, निग्लेक्टिंग निग्लेक्टिंग इंटीग्रल साइन, neglecting integral sign from the definition of vector magnetic potential, vector magnetic potential। समझ गए? since the current carrying conductor since the current carrying since the current carrying conductor is very small is very small in length, राइट। सो देयरफॉर जो ए बार है वो बन जाएगा फिर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, इंटीग्रल हटा दो तो आई इंटू डी एल बार अपॉन आर। क्लियर हो गया क्या सब लोग? हेलो, क्लियर है ना? समझ गए ना? हाँ, यस, आगे बढ़ते हैं। सो देयरफॉर नाउ, अभी देखो आई की वैल्यू कितनी दी है? आई की वैल्यू दी है आई एम कॉस ओमेगा टी। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन अगर ये तो करंट इसमें से फ्लो होने वाला है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर में से फ्लो होने वाला है, लेकिन अपने को लेना देना है एट पॉइंट पी, जहां पे फील्ड डिजायर है। पी पॉइंट पे अभी जो टाइम है वो चेंज हो जाएगा। तो जैसे कि आई इक्वल्स टू आई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी है, तो टी बदल जाएगा, तो टी को अपन टी डैश लिखते लगे तो। और ये जो टी डैश रहेगा, ये टी डैश की वैल्यू रहेंगी टी माइनस आर बाय वी, ऐसा रहेगा। तो ये ज्यादा का टाइम आ रहा है आर बाय वी। आप सब लोगों को पता है वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम का मतलब क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। सो दैट्स व्हाई आई एम रिटन ओवर देयर आर बाय वी, राइट। सो देयरफॉर नाउ एट टाइम टी एंड एट पॉइंट पी, जो ए बार बन जाएगा वो बनेगा ए बार इक्वल्स टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आर। समझे क्या? म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आर। और जो आई है, आई उसको लिखता हूं मैं
आई एम कॉस ऑफ ओमेगा, और टी को मैं लिखता हूं टी माइनस आर बाय वी इनटू डीएल बार। अब डीएल बार के जगह पे मैं डीजेड बार लिखता हूँ, क्योंकि स्मॉल करंट एलिमेंट जो है वो अलोंग जेड एक्सिस रखा है। क्लियर है क्या यहाँ तक सबको? प्लीज थम्स अप कीजिए। समझ गए क्या? नेक्स्ट स्टेप नाउ, ए बार इक्वल्स टू, आप भी लिखो मेरे साथ में, थोड़ा समझ के लिखो लेकिन, 4 पाई आर इंटू आई एम इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस आर बाय वी। ये जो dz बार है इसको मैं dz इंटू एजेड कैप लिखता हूँ। समझ गए? सो देयर फोर ए बार इक्वल्स टू, अब मैं क्या करता हूँ, ये म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आर एज इट इज इंटू आई एम इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस आर बाय वी इंटू dz, और ये जो एजेड कैप है ना, कैप हटा के यहाँ पे एजेड दे सकता हूँ। समझ गए क्या सब लोग? एजेड कैप हटा के इधर मैग्नीट्यूड ले लिया तो एजेड लिख लिया। क्लियर है सब लोग? So therefore now Az equals to, you can write again it as mu 0 upon 4 pi r into Im into cos of omega। अब इतना बड़ा नहीं लिखते, इसको t डैश लिख लेते हैं into dz। लगे तो ऐसा बाजू में लिख लो, वेयर t डैश यानी कौन, तो t माइनस r अपॉन v। समझ गए सब लोग? चलो नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान देना। ये जो डायरेक्शन होगी z की डायरेक्शन होगी, दिस वन। तो मैं z की डायरेक्शन अगर ड्रॉ करता हूं तो इट विल बी लाइक दिस वे, राइट? तो ये जो हो गया, ये कौन हो गया, ए जेड। इजंट इट एवरीवन? ये जो डायरेक्शन है ये आर की डायरेक्शन है, राइट? तो ये हो गया कौन, ए आर। और ये जो है ये थीटा के लिए है, ये थीटा के लिए, इसको मैं ए थीटा बोलता हूँ। तो ये हो गया अपने लिए थीटा, और ये डायग्राम देखो बराबर, दैट्स व्हाई आई एम ड्राइंग हियर। ये हो गया अपने लिए कौन, फाई। तो यहाँ पे तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इजंट इट? तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोगों को पता है, ये ऐसा अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक्स है, ये थीटा है, ये आर है और ये वाई है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय एक्स इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा? एनीवन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी व्हाट इज एक्स? आर cos थीटा। आर कॉस थीटा, वेरी गुड। और वाई इक्वल्स टू कितना रहता है, आर sin थीटा। आर साइन थीटा। बस वैसे ही कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग देख रहे हो, तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज हाइपोटेनस? हाइपोटेनस इज ए जेड, ये है ना हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ये अगर हाइपोटेनस है, इसको नीचे ले लेता हूं, समझ लो। हाँ, सो नाउ टेल मी हियर, कैन आई राइट हियर फ्रॉम दिस फिगर, कैन आई राइट ए आर इक्वल्स टू ए जेड इंटू कितना आएगा, ए आर इज एडजेसेंट साइड फॉर थीटा ना, हाइपोटेनस इज ए जेड, तो एडजेसेंट साइड के साथ कौन जुड़ता है, कॉस, कॉस थीटा। एंड नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए थीटा हियर। अब डायरेक्शन देखो, ए थीटा की डायरेक्शन ऐसी चाहिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए थीटा, लेकिन अपन ने उल्टा ले लिया उसको, इसीलिए माइनस देना पड़ेगा। अपन ने उधर लिया ना, ये ऐसा आ रहा है, लेकिन अपन ने ऐसा दिया है ना, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हियर माइनस ए थीटा। सो माइनस ए थीटा इक्वल्स टू, ये आएगा कौन, अपोजिट साइड है थीटा के लिए, तो इनटू व्हाट, साइन थीटा। क्लियर है क्या सब लोग? हेलो? एंड यहाँ पे जो एक्स्ट्रा का ए फाई है, वो ए फाई को लिखा जाता है ए जेड इंटू कॉस ऑफ पाई बाय टू। कॉस पाई बाय टू जीरो होता है, तो इसलिए ये थर्ड कोऑर्डिनेट ये कितना हो गया, जीरो हो गया। तो अभी देखो, अगर मुझे अभी ए आर फाइंड आउट करना है, ए आर और ए थीटा, सो कैन आई राइट, सो देयर फोर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए आर नाउ? ए आर का मतलब होता है ए जेड इंटू कॉस थीटा। अब ए जेड तो अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, ये है आपका ए जेड, बस इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया फिर कौन, ए आर कितना हो जाएगा, वही लिखना है ना पूरा, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आर इंटू आई एम इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी डैश इंटू डी जेड इंटू कौन, कॉस थीटा। तो ये मिल गया आपको ए आर। समझेगा सब लोग? इसको लगे तो मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, काम में आएगा बाद में। और अगर ए थीटा लिखना है तो वो माइनस ए थीटा है, माइनस इधर देना पड़ेगा,
तो ये हो जाएगा माइनस म्यू 0 अपॉन 4 पाई r इंटू आई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी डैश इंटू डी जेड इंटू कौन आएगा साइन थीटा। और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देता हूँ। बोलिए सब लोग समझ गए क्या यहाँ तक? हेलो, क्लियर है ना? और ए फाई तो जीरो है तो उसको नहीं लिखे तो भी चलेगा, एक्चुअली इधर लिखा ही है अपन ए फाई जीरो। समझ गए फिर यहाँ तक, है ना? चलो, अब बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा है वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल वगैरह यूज करो, तो करते हैं फिर अभी वापस से। बाय नाउ, बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल, आपको मैंने कल पढ़ाया था, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि देखिए अपन रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर में बी बार इक्वल्स टू डेल बार क्रॉस ए बार, बराबर है? तो यही लिख रहा हूं मैं यहाँ पे अभी। बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल वी कैन राइट बी बार इक्वल्स टू डेल बार क्रॉस ऑफ ए बार। होप समझ गए आप? अब बी का मतलब आपको पता है, बी का मतलब होता है म्यू इंटू एच, तो म्यू बार इंटू एच बार इक्वल्स टू म्यू इंटू एच बार इक्वल्स टू डेल बार क्रॉस ऑफ ए बार। समझे क्या सभी लोग? बोलिए, क्लियर है क्या यहाँ तक? हेलो, आपको प्रॉब्लम में क्या पूछा है? प्रॉब्लम में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट निकालना है। सो देयर फोर एच बार इक्वल्स टू कितना हो गया? फिर म्यू को उधर लेके जाओ तो 1 अपॉन म्यू हो गया, इंटू बचा कौन? डेल बार क्रॉस ऑफ ए बार। अब आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला टाइम यहाँ पे आ गया, लेकिन है इजी, डिफिकल्ट नहीं है, मैंने सब आपको पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पे आप लोगों को डेल बार क्रॉस ए बार इसकी वैल्यू आना चाहिए। ए बार काय में? ए बार स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो मैंने आपको फर्स्ट लेसन में, ये देखिए आपको लगे तो शो कर देता हूँ। फर्स्ट लेसन में मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेसन में आप लोगों को मैंने ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल वगैरह पढ़ाया था ना, तो इसके फॉर्मूले देखिए। ये डाइवर्जेंस का हो गया, हाँ कर्ल का फॉर्मूला, सी केयरफुली। हाँ, सो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला फॉर कर्ल, कर्ल इन कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये तो इजी था, समझ गए ना? इसको सॉल्व करने के बाद एक बड़ा इक्वेशन मिलेगा, इसको सॉल्व कैसा करोगे? तो आप लिखोगे ना इसको ऐसा, ए एक्स कैप इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दिस माइनस ए वाई कैप इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दिस इंटू दिस एलिमिनेटिंग ए जेड प्लस ए जेड कैप इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दिस इंटू दिस। अरे हेलो, क्या क्या समझ गए ना? हेलो, अरे समझ रहे हैं ना मैंने क्या किया? तो जस्ट अ मिनट। हाँ, अगर समझ गए होंगे तो इन द सेम मैनर यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये वाला डिटरमिनेंट पूरा सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन मिल रहा है ना, वो इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये इक्वेशन आपको थोड़ा सा लर्न करके जाना पड़ेगा, या नहीं आता है तो कुछ ट्रिक्स आपको बनाना पड़ेगा। सो इसको मैं लिखता हूँ अभी, 1/μ0 इंटू, तो इनिशियली जो एच बार है, एच बार, ये एच बार को मैं पूरा एज अ इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लिखता हूँ, तो ये आएगा कौन? एच आर इंटू ए आर कैप प्लस एच थीटा इंटू ए थीटा कैप एंड प्लस एच फाई इंटू ए फाई कैप। तो ये एच बार को लिख सकते हैं ऐसा, इक्वल्स टू 1/μ0 इंटू, चलो अब इसका पूरा जो एक्सपांशन है वो कैसा आएगा? इसका एक्सपांशन बनता है ऐसा, 1/r साइन थीटा इनसाइड द ब्रैकेट डेल डेल थीटा ऑफ ए फाई इंटू साइन थीटा माइनस डेल डेल फाई ऑफ ए थीटा इंटू ए आर कैप, ऐसा बनता है इसका पहला टर्म। समझे क्या?
1 upon r sin theta into del theta of a phi sin theta minus del phi of a theta into ar cap. अब सेकेंड टर्म प्लस अब सेकेंड टर्म लिख रहा हूं। सेकेंड टर्म आता है इसका 1 upon r इनसाइड द ब्रैकेट। आप लिख रहे हो ना, इनसाइड द ब्रैकेट 1 upon sin theta into del phi of ar minus del r of r into a phi। ये हो गई सेकेंड टर्म इनटू ए थीटा कैप, एंड इसकी थर्ड टर्म बनती है प्लस 1 upon r इनसाइड द ब्रैकेट del r ऑफ r into a theta माइनस del थीटा ऑफ ए आर इंटू ए फाई कैप। तो ऐसा बनता है वो डिटर्मिनेंट एक्सपांड करने के बाद। बोलिए समझ गए क्या सब लोग, ये आया कैसा? तो वो डिटर्मिनेंट एक्सपांड करने के बाद आया है, प्लीज थम्स अप कीजिए। अब ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर आपको 13 मार्क चाहिए तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर आपका भी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो फिर आगे इजी जाएगा आपको। आगे बस कैलकुलेशन है सिर्फ, बस। तो अभी कंपेयर करना है ऑन बोथ साइड। सो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जो यूनिट वेक्टर है ना, उसके कंपोनेंट अपन कंपेयर करते हैं। जैसे कि ए आर के कंपोनेंट, तो ए आर के बाजू में इधर एच आर है और इधर ए आर के बाजू में ये पूरी टर्म है। इन द सेम मैनर एच थीटा इज इक्वल्स टू ये पूरी टर्म, इन द सेम मैनर एच फाई इक्वल्स टू ये पूरा टर्म। समझ रहे क्या? तो चलो लिखते हैं फिर अपन। सो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच आर वी आर गेटिंग हियर? एच आर इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 1/μ0। 1/μ0 तो सबके लिए आएगा, उसको छोड़ना मत। इंटू कौन आएगा? 1/r sin थीटा इनसाइड द ब्रैकेट del थीटा ऑफ a phi इंटू sin थीटा माइनस del phi ऑफ a थीटा। समझ गए क्या आप सभी लोग यहाँ तक? हेलो, क्लियर है सब लोग? अब जरा देखो तो, अपन ने a phi की वैल्यू निकाली है। a phi ऑलरेडी जीरो है, a phi तो ऑलरेडी जीरो है, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएंगी ना। a phi ऑलरेडी जीरो है ना, ये जीरो हो गया। और ए थीटा जो है, ए थीटा, वो ए थीटा अपन ने फाइंड आउट किया इक्वेशन 2। वो ए थीटा के अंदर कोई भी फाई की टर्म है क्या? नहीं है, एक भी फाई नहीं है। तो ए थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू फाई ये भी जीरो हो जाएगा। सो देयर फोर एच आर तो अपने को मिल भी गया। एच आर इक्वल्स टू 1/μ0 इन साइड द ब्रैकेट 1/r साइन थीटा, अंदर में ए फाई जीरो होने के कारण जीरो, एंड माइनस ये भी कितना आ गया? जीरो। सो देयर फोर एच आर वी आर गेटिंग डायरेक्टली कौन? जीरो। बोलिए समझ गए क्या एच आर? हेलो एवरीवन, क्लियर है क्या? चलो अभी एच फाइव लिखते हैं। एच फाइव, नाउ एच फाइव। अब एच फाइव लिखना है अपने को, ऊपर लिख के फिर नीचे ले लूंगा मैं। बोलिए एच फाइव लो या एच थीटा लो, दोनों भी लेना ही है अपने को। तो यहाँ पे एच थीटा अगर अपन निकालने के लिए जाए तो वो भी मेरे हिसाब से जीरो ही आ रहा है। ठीक है, तो भी लिख लेते हैं एच थीटा। एच थीटा कितना आएगा? कैन एनीवन टेल मी? बोलिए जरा। सुजल, 1/μ0 इंटू ब्रैकेट में 1/sin थीटा। नहीं 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 नहीं, 1/r। आर कहाँ छोड़ा? 1/r। अच्छा, 1/sin थीटा हाँ del phi of AR हाँ, माइनस minus del R of AR A phi ए फाइव। अभी यहाँ पे into ध्यान A से theta। देखना, नहीं ए थीटा कैप नहीं लिखना है। 1/μ0 इंटू 1/r इंटू, बोलिए देखिए ए आर जो है, ए आर के अंदर कोई फाई की टर्म है क्या? ए आर के अंदर ये ए आर है, इसके अंदर कोई फाई की टर्म है क्या? नहीं है, तो इसीलिए उसका डेरिवेटिव कितना हो गया? जीरो हो गया। एंड माइनस ए फाई के अंदर, ए फाई तो ऑलरेडी जीरो है, ए फाई ऑलरेडी जीरो है।
समझ रहे क्या? तो ये भी कितना हो गया? 0। तो इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को एच थीटा भी कितना मिल गया? 0 ही मिल गया। नीचे ले लेता हूँ इसको। सो देयर फोर एच थीटा भी आपको मिल गया कितना? 0। होप आपको एच थीटा भी समझ में आ गया। चलो अब एच फाइव निकालते हैं। अब एच फाइव बोलो कोई भी एक आधा। नाउ एच फाइव, कैन एनीवन टेल मी एच फाइव इक्वल्स टू कौन? 1/μ0 inside the bracket, हाँ anyone? 1/r into del r of r into a theta minus del theta of ar, बस इतना है। इंटू ए फाइव कैप नहीं लिखना, इतना है आपका एच फाइव। समझ गए? अब सॉल्व करना है इसको। सो इक्वल्स टू नाउ 1/μ0 inside the bracket 1/r inside the bracket, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r निकालना है अभी आपको, और r इंटू ए थीटा है, बराबर है। तो ए थीटा आपके पास है, ए थीटा, ये ए थीटा है। जरा मैं ए आर और ए थीटा को नीचे ले लेता हूँ ऐसा। चलो दिखाई दे रहा आपको? चलो बोलिए फिर अब। आर इंटू आपको, आर इंटू ए थीटा कितना है? ए थीटा है इतना, दिस इज ए थीटा। तो इसका डेरिवेटिव करना है अपने को। तो एक स्टेप बढ़ा देता लगे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेल डेल आर ऑफ आर इंटू व्हाट इज ए थीटा? ए थीटा लिखना पड़ेगा पूरा। ए थीटा इज, तो माइनस साइन आउटसाइड ले लेते हैं, माइनस μ0 अपॉन 4πr, ओके, इंटू आई एम इंटू कॉस ऑफ ओमेगा, कॉस ऑफ ओमेगा। टी डैश का मतलब क्या है? टी माइनस आर बाय वी लिख लेते लगे तो यार, टी माइनस आर बाय वी इंटू डी जेड इंटू साइन थीटा। इतना है तुम्हारा ए थीटा। समझ गए क्या सब लोग? एंड माइनस डेल डेल थीटा ऑफ अभी ए आर, डेल डेल थीटा ऑफ ए आर, तो ए आर इतना है, ए आर इज दिस, दैट इज μ0 अपॉन 4πr इंटू आई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस आर बाय वी इंटू डी जेड इंटू कॉस थीटा। डी जेड इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे खत्म हो गया और पूरा ब्रैकेट यहाँ पे खत्म हो गया। सो इक्वल्स टू नाउ 1/μ0, 1/μ0 अंदर में, बोलिए 1/r ब्रैकेट में। ध्यान से देखना, ये r तो इसके साथ कैंसिल हो गया, बराबर है। तो माइनस यहाँ से कॉमन कौन आ रहा है? μ0/4π कॉमन आ गया, दिखाई दे रहा है आप सब लोगों को? μ0/4π कॉमन, आई एम भी कॉमन आ गया, बराबर है। उसके बाद dz और साइन थीटा भी कॉमन आ जाता है, राइट, इंटू dz इंटू साइन थीटा कॉमन। एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस कॉस विथ रिस्पेक्ट टू r करना है, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस आर बाय वी इंटू अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर कितना आएगा? 1/v। क्लियर है क्या सब लोग? माइनस अभी इसका डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे भी μ0 अपॉन 4πr आउटसाइड इंटू आई एम इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस आर बाय वी या एज इट इज इंटू dz, और cos थीटा का डेरिवेटिव कौन? माइनस साइन थीटा। तो कैन आई राइट माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। समझ गए सब लोग? ये यहाँ पे खत्म, ये पूरा यहाँ पे खत्म। क्लियर हो गए क्या सब लोग यहाँ तक? हेलो प्लीज बोलिए। कैलकुलेशन थोड़े बहुत बड़े बड़े ऐसे, लेकिन इतने भी डिफिकल्ट नहीं, आप लोग एक दो बार लिख के देखोगे तो इजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सो इक्वल्स टू नाउ 1/μ0
अब देखो दोनों भी टर्म में से अगर म्यू जीरो कॉमन ले लूं मैं तो म्यू जीरो कैंसिल नहीं होगा क्या? हेलो, म्यू जीरो कैंसिल हो जाएगा ना? ये म्यू जीरो कॉमन आ गया और इसके साथ कैंसिल हो गया, इजंट इट एवरीवन? तो 1/r। चलो अभी कॉमन कौन कौन आ रहा है वो देखो, कॉमन जो भी आ रहा है उसको कॉमन ले लो। तो यहाँ पे कॉमन कौन कौन दिख रहा है आपको? आई एम कॉमन है, डी जेड कॉमन है, बराबर है, आई एम डी जेड कॉमन है, आई एम डी जेड कॉमन है, और क्या कॉमन है? साइन थीटा कॉमन है। सो आई एम टेकिंग साइन थीटा कॉमन आउटसाइड, और डिनोमिनेटर में 4 पाई भी कॉमन आउटसाइड। तो व्हाट इज रिमेनिंग इनसाइड? रिमेनिंग क्या बच रहा है? पहले टर्म में रिमेनिंग इज आई एम डी जेड साइन थीटा अपॉन 4 पाई कॉमन। तो पहले टर्म में रिमेनिंग इज साइन ऑफ ओमेगा, इसको मैं टी डैश लिख लेता हूँ ना, टी माइनस आर बाई वी यानी टी डैश, और ऊपर से वी भी बच रहा है तो अपॉन में कौन? वी। समझ गए क्या सब लोग? क्लियर है यहाँ तक? अपन ने यहाँ पे डेरिवेटिव जब किया अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव, तो ये ओमेगा का ओमेगा भी आएगा ना, ओमेगा भी अंदर मल्टीप्लाई है ना, तो इसका जो डेरिवेटिव किया अपन ने, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन किया था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव यहाँ पे ओमेगा चाहिए, यहाँ पे आर का डेरिवेटिव 1 ना, तो बाजू में ओमेगा भी तो है, ओमेगा अपॉन वी आएगा। क्लियर हो गया सब लोग? तो यहाँ पे ऊपर में ओमेगा आएगा, एंड प्लस हियर, प्लस प्लस व्हाट इज रिमेनिंग नाउ? आई एम अपॉन 4 पाई डी जेड साइन थीटा तो बाहर ही लिया, तो बचा कौन? कॉस ऑफ ओमेगा टी डैश, बराबर है, इतना बच गया, ओमेगा टी डैश अपॉन आर बच गया। तो होप यहाँ तक समझ गए सब लोग। सो देयर फोर एच फाइव आपको कितना मिल रहा है? एच फाइव इक्वल्स टू, हाँ हेलो, ये सारे स्टेप एक बार अपन चेक कर लेते हैं। तो देखिए एच फाइव समझ गए आपको, अब इसका डेरिवेटिव देखो, तो आर इंटू ए थीटा जो है यहाँ पे रख लिया, तो आर आर कैंसिल हो गया, बराबर है सब। डेल डेल थीटा ऑफ दिस ए आर रख लिया पूरा। फिर बाद में अपने को डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू आर, डेरिवेटिव करना है, तो आर तो यही टर्म में आ रहा है सिर्फ, तो इसका ही डेरिवेटिव होगा, बाकी तो कांस्टेंट है वो आउटसाइड निकल गए। कॉस का इंटीग्रेशन आएगा माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटू अंदर वाले मसाला, कॉस का डेरिवेटिव साइन, तो ये लिख लिया, अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव क्या आएगा? अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ये ओमेगा टी माइनस ओमेगा आर अपॉन वी है ना, तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर कितना आएगा? माइनस ओमेगा बाय वी आएगा। समझ रहे क्या? अपन ने सिर्फ ओमेगा अपॉन वी लिखा है, तो यहाँ पे आएगा माइनस ओमेगा अपॉन वी। क्लियर है सब लोग? तो बाकी फिर इधर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करना है, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, वो सब सही है, यहाँ पे सिर्फ माइनस आएंगे। चलो यहाँ तक समझ गए सब लोग? सो देयर फोर एच फाइव मिल रहा है फिर फाइनली अपने को आई एम इंटू डी जेड इंटू साइन थीटा अपॉन 4 पाई, जो 1 अपॉन आर है वो अंदर मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं और पहले पॉजिटिव टर्म लिखते हैं, तो ये हो गया फिर कॉस ऑफ ओमेगा टी डैश अपॉन आर, अंदर मल्टीप्लाई किया तो इट विल बिकम आर स्क्वायर, एंड माइनस ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी डैश अपॉन कौन? आर इंटू वी। होप आप सभी लोग ये प्रॉब्लम समझ गए। हेलो, क्लियर है सब लोग? हेलो, अरे क्लियर है ना सब लोग? हाँ यस। तो कोई किसी को डाउट नहीं, एच फाइव मिल गया। अब ये अपन ने निकाल लिए सभी मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, एक निकाला एच आर एच थीटा एंड एच फाइव। अब ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट निकालना है, ई आर ई थीटा ई फाइव, अब वो कैसा करें? सो ध्यान दो, बाय मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, बाय मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। तो मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन के हिसाब से डेल बार क्रॉस एच बार इक्वल्स टू अपन
जे बार प्लस डेल डेल टी ऑफ डी बार लिखते हैं ना, तो यहाँ पे फ्री स्पेस कंसिडर किया तो जे बार 0 डेल डेल टी ऑफ डी बार ऐसा आएगा। सो देयर फोर डेल बार क्रॉस एच बार इक्वल्स टू डेल डेल टी ऑफ डी बार का मतलब क्या होता है, इप्सिलॉन 0 इंटू ई बार। वी आर इंटरेस्टेड इन नाउ ई बार। सो देयर फोर नेक्स्ट स्टेप, डेल डेल टी ऑफ ई बार इक्वल्स टू, ये इप्सिलॉन 0 कॉमन लिया उधर गया तो 1/इप्सिलॉन 0 हो जाएगा, और ब्रैकेट में बचा कौन, तो डेल बार क्रॉस ऑफ एच बार। समझे क्या? अब यहाँ पे डेल बार क्रॉस एच बार आ गया, डेरिवेशन बहुत बड़ा है। यहाँ पे डेल बार क्रॉस ए बार था। हेलो, समझ रहे क्या? अगर ये फॉर्मूला आप लोगों ने लर्न कर लिया ना, तो यहाँ पे सिर्फ चेंजेस क्या है, ये डेल बार क्रॉस एच बार है। तो बस जहां जहां पे ए है वहां पे एच लिखना है सिर्फ आपको। तो अभी क्या करो आप लोग, 1 मिनट के लिए जरा ये फॉर्मूला देखो आप लोग, ये फॉर्मूला देखो और वही फॉर्मूला अभी अपने को वापस लिखना है। इसको कॉपी पेस्ट करके सिर्फ आपको ए के जगह पे क्या करना है, एच लिखना है। समझ गए ना आप लोग? हम्म। तो ये कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं अपन पूरा, ठीक है ना? तो ये इतना पहले कॉपी कर लेता हूँ। इसको पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो देयर फोर डेरिवेटिव का अपोजिट क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो ई बार इक्वल्स टू 1/इप्सिलॉन 0, और ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डेल बार क्रॉस ऑफ एच बार, ऐसा आएगा ये, ठीक है ना? और ये इंटीग्रेशन जो है विथ रिस्पेक्ट टू टी रहेगा, तो यहाँ पे मैं डी टी लिख लेता हूँ। सो इक्वल्स नाउ देयर फोर ई बार इक्वल्स टू 1/इप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन के अंदर। अब इंटीग्रेशन के अंदर वो पूरा टर्म आएगा, ये पूरा टर्म आएगा, तो इसमें से मैंने सिर्फ इतना कॉपी कर लिया, दिखाई दे रहा है ना? तो ये वाला कॉपी कर लिया, नीचे का बचा है कॉपी करना। हम्म। सेकेंड टर्म, दिस वन, एंड थर्ड टर्म इज दिस। ये पूरा इतना थर्ड टर्म यहाँ पे लिख लेता हूँ। समझ गए? ब्रैकेट कंप्लीट इनटू कौन, dt। समझे क्या? बस चेंज क्या होगा यहाँ पे, जहां जहां पे आपको ए फाई दिखाई दे रहा है ना, ए फाई नहीं, ए दिखाई दे रहा है, वहां पे आपको एच लिखना है। तो ए के जगह पे एच लिखना है सिर्फ, तो यहाँ पे आएगा एच, यहाँ पे आएगा एच, इजंट इट? देन यहाँ पे आएगा एच आर, यहाँ पे आएगा एच फाइव, यहाँ पे एच आर, यहाँ पे आएगा एच फाइव, हियर इट इज, यहाँ पे आएगा एच थीटा और एच आर, एच थीटा और एच आर। समझ गए? फिर चेंजेस समझ गए सब लोग? हेलो, क्लियर है ना? समझ गए? फिर अब ऐसा ही हो, क्या करें? ये ई बार को भी लिखना था, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ जाएंगे। ई बार को लिखना था अपने को, तो रुको अभी ये नीचे ले लेता हूँ, इधर ही सरका देता हूँ इसको। ये जो ई बार है, ई बार को मैं लिख लेता हूँ ई आर इंटू ए आर कैप प्लस ई थीटा इंटू ए थीटा कैप एंड प्लस ई फाई इंटू ए फाई कैप। ये डेरिवेशन पेपर में आता,
13 मार्क के लिए इंटू A5 कैप, ऐसा। और अब क्या करना पड़ेगा एनीवन, अभी कंपेयर करना पड़ेगा आपको बोथ साइड्स। तो ER, ई थीटा और E5 कैलकुलेट करने के लिए, तो चलो एक एक कंपेयर करते हैं। ये इसमें शायद E5 जीरो हो जाता है, तो अपन E5 से शुरुआत करते हैं। सो देयर फोर कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो नाउ टेल मी, अगर आपको दिखाई दे रहा बराबर तो टेल मी नाउ E5, E5 यानी A5 का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे आएगा 1/ε0 सबसे पहले, इंटीग्रेशन ऑफ A5 का कोएफिशिएंट यानी ये पूरा, ये इतना, समझ रहे हैं ना। कितना आएगा फिर, 1/r इनसाइड द ब्रैकेट डेल डेल r ऑफ r इंटू एच थीटा माइनस डेल डेल थीटा ऑफ एच आर इंटू डी टी, इतना आ गया। इसको सॉल्व करते हैं अभी। हम्म, अब जरा देखो, अपन ने एच आर, एच थीटा और एच फाई निकाला, तो एच आर तो जीरो ही है और एच थीटा भी कितना है, जीरो ही है। हेलो, समझ रहे हैं क्या, एच आर और एच थीटा जीरो है, एच फाई निकला हुआ है, एच फाई इतना है। तो अभी ये प्रॉब्लम देख रहे हो, तो इसमें तो आपको एच आर और एच थीटा ही दिखाई दे रहा है ना, और एच आर और एच थीटा कितना है, जीरो है। हेलो, समझ रहे क्या, समझ रहे क्या, लगे थी इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 1 2 3 ऐसा जो भी है, अपन ने 1 और 2 ए आर और ए थीटा को दिया था, तो इसको अपन इक्वेशन नंबर दे देते, जैसे कि 3, इसको देते इक्वेशन नंबर 4, और इसको दे देते इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो एच आर और एच थीटा जीरो होने के कारण ये तो पूरा ही जीरो आ जाएगा, 1/ε0 इंटीग्रल 1/r, तो ये भी आ गया जीरो माइनस जीरो इंटू डी टी। सो देयर फोर वी आर गेटिंग ई फाइव इक्वल्स टू कितना, जीरो, E5 मिल गया जीरो। यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ से आया है जीरो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 और 4। वहाँ पे एच आर और एच थीटा ये दोनों भी कैसे हैं, जीरो है। समझ गए सब लोग। अब चलो ई आर और ई थीटा निकालते हैं अभी। ई आर और ई थीटा अब बढ़ाया, बराबर देखना, ई आर और ई थीटा निकालते हैं। सो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो नाउ टेल मी, यहाँ पे लिख ले तो फिर नीचे ले लूंगा। ई आर कितना है, 1/ε0 इंटीग्रल ऑफ ई आर, ये पूरा लिखना पड़ेगा, ये पूरा इतना। तो चलो बोलिए कितना है, 1/r sin थीटा इनसाइड द ब्रैकेट डेल डेल थीटा ऑफ एच फाइव इंटू साइन थीटा माइनस डेल डेल फाइव ऑफ एच थीटा इंटू डी टी। क्लियर है सब लोग, ये इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन है, बाय मिस्टेकनली मेरे से अगर कोई गलती होगी तो मुझे प्लीज तुरंत बोलना। कभी कभी ऐसा होता है, ये बड़े बड़े डेरिवेशन में गलती हो जाती है, बट होंगी तो नहीं, बट इनकेस अगर कोई मिसप्लेस हो जाता है मेरे साइड से तो बोल देना। चलो समझ गए नहीं, 1/r sin थीटा डेल डेल थीटा ऑफ एच फाइव साइन थीटा माइनस डेल डेल फाइव ऑफ एच थीटा, इसको नीचे ले लेते हैं। हम्म, चलो अब एच फाइव और एच थीटा चाहिए, एच थीटा तो जीरो ही है, एच फाइव इतना है, अभी अभी कैलकुलेट किया, दिस इज एच फाइव। तो ये एच फाइव का जो इक्वेशन है इसको नीचे ले लेता हूँ, बराबर देखना अभी, हाँ। ये एच फाइव का इक्वेशन, चलो सॉल्व करना है इसको। तो 1/1, बोलो अब कैसा, तो 1/ε0, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r इंटू साइन थीटा इनसाइड द ब्रैकेट, इनसाइड द ब्रैकेट। अभी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आपको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन एच फाइव तो इतना पूरा है, बराबर है। अब जरा गौर से देखना, ये इतना बड़ा एच फाइव वगैरह लिख के, लिख लूं क्या इतना, डेल डेल थीटा ऑफ एच फाइव पूरा लिखना पड़ेगा, चलो लिख लेता हूँ।
डेल डेल थीटा ऑफ एच फाइव ये पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये है एच फाइव और इंटू कौन है, साइन थीटा। तो इंटू साइन थीटा है, तो मैं लिख लूँ क्या यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, चलेगा ना आपको? लिख लूँ क्या साइन स्क्वायर थीटा? अरे हेलो, समझे क्या? कंफ्यूजन नहीं है ना कोई? अरे क्लियर है ना? है ना? और माइनस माइनस ये जो टर्म है एच थीटा जीरो होने के कारण ये तो जीरो ही आएगा, तो खत्म हो गया फिर, इनटू डी टी। समझे क्या सब लोग? तो इक्वल्स टू नाउ वन अपॉन इप्सिलॉन जीरो इंटीग्रल वन अपॉन आर साइन थीटा इंटू, अभी इसका डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा अगर डेरिवेटिव करना है तो यहाँ पे थीटा सिर्फ यही पे है, साइन स्क्वायर थीटा में ही है। और साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना? तो बस उतना ही लिखना है, बाकी तो सेम एज इट इज आएगा। हेलो, समझ रहे क्या आप सभी लोग? तो ये आएगा आई एम इंटू डी जेड, आई एम इंटू डी जेड अपॉन 4 पाई इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव साइन स्क्वायर थीटा का टू इंटू साइन थीटा इंटू कौन, कॉस थीटा। और बाकी तो एज इट इज आएगा, बाकी कितना है, कॉस ऑफ ओमेगा टी डैश अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी डैश अपॉन आर इंटू वी इंटू वॉट डी टी। होप समझ गए आप सभी लोग? क्लियर है क्या? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते फिर अभी। ई आर, सो देयर फोर ई आर इक्वल्स टू, ई आर इक्वल्स टू वन अपॉन इप्सिलॉन जीरो। अब जो जो कैंसिल होता है ना पहले उसको कैंसिल करो। जैसे कि ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल हो रहे हैं। अरे कैंसिल हो रहा है ना? और कोई कैंसिल होता है क्या? आर वगैरह कैंसिल होता है क्या? नहीं होता है ना? चलो फिर इंटीग्रेशन के बाहर जो जो निकलता है उसको ले लो। जैसे कि इंटीग्रेशन के बाहर कौन कौन आ रहा है, टू आ रहा है बाहर, उसके बाद कॉस थीटा बाहर आ रहा है, उसके बाद आई एम भी बाहर आ रहा है, उसके बाद डी जेड भी बाहर आ रहा है। अपॉन बाहर का इप्सिलॉन जीरो तो है ही, साथ साथ में 4 पाई भी बाहर आ रहा है और आर भी बाहर आ रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी है। तो अब इंटीग्रेशन के अंदर बचा कौन कौन, ये भी बाहर ले लिया, ये भी ले लिया, ये सब ले लिया, ये पूरा ही बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन के अंदर बचा कौन, तो बचा हुआ टर्म है कॉस ऑफ ओमेगा टी डैश का मतलब क्या होता है, टी माइनस आर बाई वी अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी डैश का मतलब टी माइनस आर बाई वी अपॉन आर इंटू वी इंटू डी टी। क्लियर हो गए सब लोग? हेलो, बोलिए। और अभी इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को विथ रिस्पेक्ट टू टी, कोई घाई नहीं है, धीरे धीरे करो। सो इक्वल्स टू टू इंटू कॉस थीटा इंटू आई एम इंटू डी जेड अपॉन इप्सिलॉन जीरो इंटू 4 पाई आर। अब इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो अंदर टी है तो इसलिए बोलिए कॉस का इंटीग्रेशन कितना आएगा, एनीवन? व्हाट द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, साइन साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस आर बाय वी और अपॉन कितना है, आर स्क्वायर है। और अंदर वाले मसाले का अब डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो कितना आएगा, ओमेगा आएगा। तो इंटीग्रेशन में वो चीज अपन नीचे लिखते हैं, माइनस ओमेगा इंटू साइन का इंटीग्रेशन कौन, माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस आर बाय वी अपॉन कितना है, आर वी। और अंदर वाले मसाले का जो डेरिवेटिव है ना वो नीचे आएगा। तो अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी कितना आएगा, ओमेगा ही आएगा, तो वो नीचे आएगा। तो ये ओमेगा आर वी हो गया।
समझेगा यहाँ तक? अब क्या कर सकते हैं यार, डेरिवेशन बड़ा है। समझ गए क्या सब लोग? हेलो। तो ये हो गया फिर कॉस थीटा इंटू आई एम इंटू डी जेड, जो 2/4 है ना, तो उसको उसको लिखते हैं अपन इप्सिलॉन 0 इंटू 2 पाई आर। समझ गए ना? 2 टू द 4। अंदर में साइन ऑफ ओमेगा, इसको मैं लिखता हूँ टी डैश अपॉन ओमेगा आर स्क्वायर, इजंट इट? प्लस ये हो गया ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, सो कॉस ऑफ ओमेगा टी डैश अपॉन आर वी। होप समझ गए आप लोग? सो इक्वल्स टू नाउ ये मिल गया अपने को फिर कॉस थीटा इंटू आई एम इंटू डी जेड अपॉन इप्सिलॉन 0 इंटू 2 पाई आर। अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बनेगा साइन ऑफ ओमेगा टी डैश अपॉन ओमेगा आर क्यूब, आर अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी डैश, आर अंदर मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर इंटू वी, ऐसा। तो ये मिल गया आपको कौन? ई आर। होप क्लियर हो गए सब लोग? तो ये इतना बड़ा मिल गया आप लोगों को ई आर की वैल्यू। अब ऐसा है फिर ये एक दो बार लिख के देख के बगैर आपको जमेगा नहीं, हाँ, तो इसलिए अभी एक बार मेरे साथ भी लिखो, धीरे 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 धीरे, और एक दो बार एग्जाम के पहले लिख के देखना है। समझ गए क्या ई आर? अभी अपन ने ई फाई ई आर निकाल लिया, अब ई थीटा बचा हुआ है, अब ई थीटा निकालते हैं। अभी ई थीटा निकालना पड़ेगा। किसी को कुछ बोलना है? सुजल थकला क्या? नाही सर. चालू देऊ मग? हो. एग्जाम मध्ये जमेल ना? हा सर, एकदा लिहून पाहिला का सर हॉल तिकीटवर? हम्म। चलो ठीक है, अब ई थीटा बोलो, ई थीटा कितना आएगा? ई, अरे ई थीटा नहीं, ई आर काढला ना, हा ई थीटा, ई फाय काढलेला ऑलरेडी। बोलो 1/ε0, बरोबर है। और इंटीग्रेशन के अंदर कौन बच रहा अभी? अभी अपन निकाल रहे ई थीटा, तो ये सेकंड वाली टर्म, ये लिखना पड़ेगा। तो ये आएगा कौन? 1/r इनसाइड द ब्रैकेट 1/sin थीटा डेल डेल फाई ऑफ एच आर माइनस डेल डेल आर ऑफ आर इंटू एच फाई इंटू डी टी, ऐसा। चलो इसको नीचे ले लेता हूँ। अब एच आर और एच थीटा तो जीरो ही है, तो एच फाइव अपने को लगेगा, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ एच फाइव को। एच फाइव को कॉपी कर लेता हूँ। हम्म। सो दिस इज एच फाइव नाउ। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, तो 1/ε0 इंटीग्रल 1/r। ये पहली टर्म तो जीरो हो जाएंगी, बिकॉज एच आर कितना है? जीरो है, तो फर्स्ट टर्म जीरो हो गई, एंड माइनस डेल डेल आर ऑफ आर इंटू एच फाइव पूरा लिखना पड़ेगा, दैट इज आई एम इंटू डी जेड इंटू साइन थीटा अपॉन 4 पाई। और अंदर में कितना है? कॉस ऑफ ओमेगा टी डैश, बट अब टी डैश के अंदर भी आ रहे हैं, हाँ, बी केयरफुल। तो टी डैश अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी डैश अपॉन आर इंटू वी। तो ये अपन ने क्या लिख लिया? एच फाइव लिख लिया इंटू डी टी। ठीक है।
चलो नेक्स्ट स्टेप करते हैं। सो देयर फोर ई थीटा इक्वल्स टू, हाँ बोलिए अभी। अब जो कॉमन है वो कॉमन ले लो बाहर। कॉमन कौन कौन है? माइनस साइन कॉमन है, उसके बाद आई एम कॉमन है, उसके बाद साइन थीटा कॉमन है, उसके बाद डी जेड भी कॉमन है, और अपॉन कौन? अपॉन 4 पाई भी कॉमन है, बाहर ऑलरेडी इप्सिलॉन जीरो भी है, तो इतना कॉमन निकल गया। और इंटीग्रेशन ऑफ रिमेनिंग इज 1/r इनसाइड द ब्रैकेट, इनसाइड द ब्रैकेट। अभी कैसे आएगा ये? बोलो अब इसका कैसा करे तो। जो आर है ना आतमध्ये, वो अगर मैंने अंदर आई एम, अपन ने आई एम डी जेड साइन थीटा अपॉन 4 पाई कॉमन ले लिया, 1/r माइनस भी कॉमन गया, तो डेल डेल आर ऑफ कितना है सिर्फ अब? 1/r इंटू डेल डेल आर ऑफ ये आर अगर मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो इट विल बिकम कॉस ऑफ ओमेगा टी डैश। आर अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर बचेगा। ये वाला जो आर है ना आर, ये अगर अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक आर कैंसिल हो गया ना। हेलो, समझे क्या? माइनस ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी डैश, एक आर कैंसिल हो गया तो अपॉन में कौन है? वी है, इंटू डी टी। क्लियर हो गए सब लोग? सो देयर फोर ई थीटा इक्वल्स टू माइनस आई एम साइन थीटा इंटू डी जेड अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r। अब इसका डेरिवेटिव करना है आपको पूरा। अब इसका डेरिवेटिव करना बोले तो व्हाट, क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन रूल। क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा, लगाओ। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है? माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी डैश, एंड अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव क्या आएगा? लगे तो आपको टी डैश को अपन फोल्ड करके लिखते हैं यहाँ पे। टी डैश म्हणजे काय होतो? टी माइनस आर बाय वी। तो अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर कितना आएगा? माइनस ओमेगा अपॉन वी। कॉन्फिडेंटली करो तो आएगा। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज कॉस ओमेगा टी डैश, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज 1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कौन? आर स्क्वायर। ये होगी पहली टर्म। नाउ माइनस ये फर्स्ट टर्म अपन ने सॉल्व किया इतना, ये फर्स्ट टर्म सॉल्व होगी। अब दूसरी माइनस ओमेगा अपॉन वी आउटसाइड, साइन का इंटीग्रेशन कौन? माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी डैश म्हणजेच कौन? टी माइनस आर बाय वी। और अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव अपने को करना है विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो ये आएगा कौन? माइनस ओमेगा अपॉन वी, माइनस ओमेगा अपॉन वी। ये खत्म हो गया इंटू कौन? dt, सॉरी dt नहीं, dt, यस। इंटू dt। क्लियर है सब लोग? जस्ट अ मिनट। चलो आगे बढ़ते हैं। इक्वल्स टू नाउ माइनस आई एम इंटू साइन थीटा इंटू डी जेड अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0। चलो आगे बोलो आप। इंटीग्रेशन ऑफ, इसको सॉल्व करो और बोलो कैसा कैसा आ रहा है। तो पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखो कितना आता था, ये माइनस से अपन इसको स्प्लिट करते हैं और 1/r अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आर आर तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो
और ये जो माइनस है और ये माइनस है, ये कितना हो गया, प्लस हो गया। सो व्हाट इज रिमेनिंग, व्हाट इज रिमेनिंग, तो ये रिमेनिंग इज ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी डैश, एक आधी टर्म मेरे से छूट जाए तो बोल देना, अपॉन कौन, आर स्क्वायर इंटू कौन, वी। समझे क्या, तो ये वाली टर्म मैंने लिख लिया, बाद में ये तीनों भी लिख लिया और ये भी लिख लिया। समझ गए सब लोग? हेलो, प्लीज थम्स अप कीजिए। समझे क्या? एक आर कैंसिल झाला, आर आणि हा आर स्क्वेअर, बराबर आहे ना? नेक्स्ट, माइनस माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी डैश एंड अपॉन कितना, आर क्यूब। क्लियर है सब लोग? ये आर और ये आर स्क्वायर यानी आर क्यूब हो गया, एंड प्लस प्लस, तो प्लस माइनस 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 ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी डैश अपॉन वी स्क्वायर, और वो बाहर वाला आर भी आएगा तो आर इंटू वी स्क्वायर, ऐसा इंटू डी टी। तो इसको सिंप्लीफाई किया अभी अपन ने तो इतना आ गया। समझेगा सब लोग? इजी इक्वल्स टू नाउ, हेलो, क्लियर है नहीं यहाँ तक? हाँ, ओमेगा स्क्वेअर येतो ना नक्की? हाँ बरोबर है, और बीच में अरे आपण डेरिव्हेटिव्ह करायला पाहिजे होता ना, इंटिग्रेशन केलं वाटतं इथे माइनस मध्ये। ये देखो, साइन का डेरिवेटिव किया ना अपन ने विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस ही होता है ना, तो कॉस लिख लिया, अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव। हाँ बस बराबर है। और तो ये हो गया फिर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस चाहिए। क्लियर है सब लोग? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया फिर, अब भी इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, माइनस आई एम इंटू साइन थीटा इंटू डी जेड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। चलो बोलो अब इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी कितना आएगा, तो ओमेगा अपॉन आर स्क्वायर वी आउटसाइड, और साइन का इंटीग्रेशन कितना आता है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी डैश यानी टी माइनस आर बाय वी। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं ना, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस अपॉन अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी ओमेगा, तो ओमेगा नीचे आएगा, तो ये हो गया इतने पहले टर्म का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस का इंटीग्रल कौन, साइन, साइन ओमेगा टी डैश म्हणजे टी माइनस आर बाय वी, बराबर है, और अपॉन अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव आएगा ओमेगा, और आर क्यूब तो पहले से है। ये हो गया सेकंड वाले टर्म का इंटीग्रेशन, एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉस का इंटीग्रल कौन, साइन, साइन ऑफ ओमेगा टी डैश यानी कौन, टी माइनस आर बाय वी अपॉन अपॉन आर इंटू वी स्क्वायर, अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव आएगा ओमेगा, तो ओमेगा नीचे, तो ये हो गई थर्ड टर्म। तो अभी अपन ने इंटीग्रेशन भी पूरा कंप्लीट कर लिया, तो इक्वल्स टू नाउ, अब सिंप्लीफिकेशन इज द पार्ट, तो माइनस आई एम इंटू साइन थीटा इंटू डी जेड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनसाइड द ब्रैकेट, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, तो माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी डैश लिख लेता हूँ अभी, अपॉन कितना आ रहा है, आर स्क्वायर वी, देन माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी डैश अपॉन ओमेगा आर क्यूब, एंड प्लस ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया एक, तो ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी डैश अपॉन आर इंटू वी स्क्वायर। क्लियर हो गए सब लोग यहाँ तक? हेलो, समझ गए ना? प्लीज रिस्पॉन्ड फास्ट। तो अगर ये माइनस साइन अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देते अभी, तो माइनस साइन अगर अंदर दे दिया तो आई एम इंटू साइन थीटा इंटू डी जेड हो गया, बराबर है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया, माइनस अंदर दे देते, तो माइनस अगर अंदर दे दिया
तो यही बन जाएगा अभी, ये जो है ना ये निगेटिव हो जाएगा, बाकी ये दोनों भी टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे। तो माइनस ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी डैश अपॉन आर वी स्क्वायर, एक टर्म हो गई, और बाकी दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो प्लस कितना, कॉस ऑफ ओमेगा टी डैश अपॉन आर स्क्वायर वी, एंड प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी डैश अपॉन ओमेगा आर क्यूब। तो ये मिल गया आपको ई थीटा की वैल्यू फाइनली। कभी कभी प्रॉब्लम यहाँ तक भी पूछते हैं, देखो ना आप लोगों ने, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है कि फाइन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, तो निकाल लिया अपन ने, बस इतना भी किया तो भी चलता। तो अगर कभी कभी क्वेश्चन यहाँ तक भी आते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चंस अगर आगे तक पूछे है कि पावर वगैरह कैलकुलेट करो, तो फिर और भी आगे बढ़ना पड़ेगा आपको, राइट। समझ गए फिर यहाँ तक सब लोग? यस। हाँ, तो देखिए फिर अभी अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट सारे निकाल लिए। तो जैसे कि सबसे पहले अपन ने एच आर, एच थीटा और एच फाइव निकाल लिया। एच आर, एच थीटा और एच फाइव, तो इक्वेशन नंबर 5 हो गया। इसको अपन इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं। देन इक्वेशन नंबर इसको 7 दे देते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 8 दे देते हैं। क्लियर है सब लोग? यहाँ तक समझ गए ना? तो देखिए अभी अपन ने जो जो फाइंड आउट किया, जैसे कि एच फाइव अपन ने निकाला था इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8। आई एम राइटिंग हियर, अभी ध्यान देना, थेरी ध्यान दो, समझ लो थेरी। सो देयर फोर इक्वेशन नंबर कौन कौन सा था, 5, 7 एंड 8, ये तीन जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5, 7 एंड 8 आर द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, बाकी तो जीरो ही आया था ना, आर दी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ फील्ड। अब कौन से कंपोनेंट को क्या बोलते हैं वो भी समझ लो, जो ये तीनों इक्वेशन से अपने को मिला ना। सो फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, 7 एंड 8, it is clear that it is clear that the different types of different types of components exist having the terms, कोई इसमें 1/r आया, कोई इसमें 1/r² आया, कोई इसमें 1/r³ आया था, जैसे कि ये ई थीटा ही ले लो, एक इसमें 1/r दिख रहा है, इधर 1/r² दिख रहा है, इधर 1/r³ दिख रहा है, बराबर है ना। और इनको ही कहा जाता है विच आर कॉल्ड एज जो 1/r वाले टर्म है उनको कहते हैं रेडिएशन कंपोनेंट, विच आर कॉल्ड एज रेडिएशन कंपोनेंट्स। जो 1/r² वाले हैं ना उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंपोनेंट। और जो तीसरा 1/r³ है उसको इंडक्शन कंपोनेंट बोलते हैं, इंडक्शन कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली। समझ गए फिर? बट देखो अपन डील कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़े थे ना सबसे पहले, तो सभी क्वेश्चन में अपने को क्या है, रेडिएशन कंपोनेंट के साथ लेना देना है। देखो आपको यहाँ पे जैसे कि अभी रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो इसीलिए अपने को रेडिएशन कंपोनेंट के साथ लेना देना है। तो बाकी 1/r² और 1/r³ वाले कंपोनेंट्स अपन निग्लेक्ट करते हैं। सो आई एम राइटिंग हियर, इन प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन, इन प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन इन प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन
The radiation component plays important role. So therefore, neglecting other components. समझ गए क्या? एंड सो देयरफॉर वी हैव तो यहाँ से आपको H5 मिल गया फिर, और H5 इक्वल्स टू कितना आ रहा है? तो जो H5 अपन ने निकाला था ना, H5 ये वाला, तो H5 में सिर्फ 1/r वाला कंपोनेंट लेना है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। हम्म तो 1/r वाला लेना है, बाकी नहीं लेना अपने को। तो ये क्या बन जाएगा फिर? Im इंटू डी जेड इंटू साइन थीटा अपॉन 4 पाई। ये तो रहेगा ही, लेकिन इसमें से ये वाला कंपोनेंट नहीं लेना है अपने को। तो रिमेनिंग इज व्हाट? माइनस ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी डैश, वो निग्लेक्ट कर दो। तो अपन कौन? आर इंटू वी, क्योंकि इसके अंदर 1/r है ना, इसलिए ये वाला लेते हैं अपन। और इसका यूनिट क्या रहेगा? एम्पियर पर मीटर रहेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो समझ गए। अब सिमिलरली बाकी के भी निकालना है, बाकी के भी निकालना है। अब लगे तो ऐसा लिख सकते हैं कि हियर कौन कौन जीरो हो गया था? एक HR जीरो था, बरोबर है। उसके बाद H थीटा भी जीरो था, उसके बाद E5 भी जीरो था, बराबर। इतने तीन कंपोनेंट तो जीरो ही थे। चलो अब ई थीटा कितना था? ई थीटा में भी कैसा है? सिर्फ 1/r वाला लिखते हैं अपन। ई थीटा, ये था ई थीटा। तो इसमें भी 1/r वाला लिखेंगे। तो 1/r वाला लिखेंगे तो इसका मतलब इतना ही आएगा ना, सिर्फ यही आएगा, बाकी का नहीं आएगा। अरे समझ रहे हैं ना? ये वाला भी नहीं आएगा और ये वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर 1/r² और 1/r³ है, तो वो नहीं लेना है अपने को। तो इतना ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हो गया ई थीटा कंपोनेंट। समझ गए क्या सब लोग? क्लियर है यहाँ तक? समझ गए ना? हाँ, चलो ध्यान दो। अभी अपन मुड़ रहे हैं पावर कैलकुलेशन की तरफ। सो बाय डेफिनेशन ऑफ नाउ, बाय डेफिनेशन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, बाय डेफिनेशन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, तो जो पॉइंटिंग वेक्टर पी बार था उसको अपन क्या लिखते थे? ई बार इंटू एच बार, ऐसा लिखते थे अपन उसको, बराबर है। तो अभी अगर अपन आर डायरेक्शन में लेते हैं, तो ये अपन ई थीटा लेंगे और ये एच फाई लेंगे। तो ई थीटा और एच फाई की वैल्यू अपन ने निकाली हुई है, तो वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। सो देयर फोर पी आर इक्वल्स टू, अब ई थीटा पूरा रखो और एच फाई रखो, तो ये ई थीटा, ई थीटा और ये एच फाई। समझ गए फिर? हम्म, ठीक है। चलो अभी कैलकुलेशन करना है। सो देयर फोर पी आर इक्वल्स टू, बोलिए। पी आर इक्वल्स टू, नाउ कैलकुलेशन इज द पार्ट। अब जो टर्म्स आपको डबल डबल दिख रहे हैं उसको डायरेक्ट स्क्वायर लिखते हैं ना अपन। तो जैसे कि आयम, आयम यहाँ पे भी है ना, आयम यहाँ पे भी है। उसके बाद साइन थीटा दो बार हो गया। उसके बाद डी जेड, उसके बाद डी जेड 4 पाई और 4 पाई, ये डबल डबल है ना, इतने टर्म डबल डबल है। और कोई डबल डबल है क्या? ओमेगा, ओमेगा भी है, ओमेगा, ओमेगा भी है। और माइनस माइनस प्लस हो गया, समझ रहे हैं ना? तो और उसके बाद आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो गया। साइन ओमेगा टी डैश भी है, डबल डबल। हेलो, समझ रहे क्या? सो व्हाट इज रिमेनिंग नाउ? आपको इधर दिख रहा है सिर्फ इप्सिलॉन जीरो, 1/इप्सिलॉन जीरो, और उधर कौन? वी दिख रहा है, इधर इतना ही दिख रहा है। तो बाकी सब कंपोनेंट डबल डबल है। तो होप आप लोग समझ गए।
तो अभी मैं इसको लिखता कैसे समझ लूँ। तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट एज, अब डबल डबल ये कंपोनेंट, तो आई एम राइटिंग आई एम इंटू ओमेगा इंटू आई एम इंटू डी जेड भी डबल डबल है, इंटू साइन थीटा भी डबल डबल है। साइन ओमेगा टी डैश भी है, लेकिन उसका अपने को काम है तो साइड में लिखते हैं। अपॉन 4 पाई भी डबल है, उसके बाद आर भी डबल है ना, आर भी डबल है, वी स्क्वेयर है, और वी एक और बचेगा, तो वी लिख लेते हैं। इसका स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी डैश, साइन ओमेगा टी डैश है ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डैश, एंड इंटू व्हाट इज रिमेनिंग नाउ, 1 अपॉन इप्सिलॉन जीरो इंटू वी, इतना बच गया। समझे क्या, ये मिल गया आपको। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। लगे तो इसको डब्बा कर लेते हैं अपन, हाईलाइट कर लेते हैं। इसको कहा जाता है, इसका यूनिट रहेगा वैट पर मीटर स्क्वायर। इसको कहा जाता है, इट इज इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेशन। ठीक है, अब आगे इसको और सॉल्व करते आते हैं। सो पी आर इक्वल्स टू नाउ, ये तो एज इट इज रहेगा ओमेगा इंटू आई एम इंटू डी जेड इंटू साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर वी एज इट इज, और इसका स्क्वायर। नाउ हाउ व्हाट आई कैन राइट, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है, 1 - cos 2 थीटा ना, तो ये आएगा 2 ओमेगा टी डैश अपॉन 2, ऐसा एक फॉर्मूला है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लिख सकते हैं अपन इसको, इंटू 1 अपॉन इप्सिलॉन जीरो इंटू, मैंने आपको वेव इम्पिडेंस कंसेप्ट पढ़ाया था, तब एक फॉर्मूला लगा था, वी को अपन ने लिखा था 1 अपॉन, याद है किसी को, 1 अपॉन म्यू 0 इंटू इप्सिलॉन जीरो, ये लिखा था वी को अपन। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सिंस वी इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू 0 इंटू इप्सिलॉन जीरो, लिखा था ऐसा। आगे बढ़ते हैं। सो देयर फोर पी आर इक्वल्स टू, नहीं अब ये एवरेज पावर की तरफ जा रहे हैं अपन, क्योंकि ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है, तो इसको मैं पी आर एवरेज लिख लेता हूँ, पी आर एवरेज, जस्ट अ मिनट, पी आर एवरेज। तो ये हो जाएगा फिर ओमेगा, चलो ओमेगा को भी अभी अपन 2 पाई एफ लिख लेते हैं, 2 पाई एफ इंटू आई एम इंटू डी जेड अपॉन साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर इंटू वी होल ब्रैकेट स्क्वायर इंटू इंटू। अब ध्यान दीजिए, वैसा देखा जाए तो ये माइनस से अपन पूरा स्प्लिट करेंगे, ये जो बीच वाली टर्म है ना, आप लोग मेरे से इलेक्ट्रिकल पढ़े होंगे, पढ़े हैं शायद आप लोग, तो इलेक्ट्रिकल में मैंने जब आप लोगों को आर एल सी, ए सी थ्रू आर एल सी सर्किट पढ़ाया था, तब मैंने आपको समझा के दिया था कि पावर एक कंप्लीट साइकिल के लिए जीरो हो जाता है। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ ये पूरे इंटीग्रेशन को अगर ये बीच में से स्प्लिट करता हूँ, तो सिर्फ 1/2 काम का है। बाकी ये जो cos 2 ओमेगा 2 कंपोनेंट है, एक साइकिल के लिए cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डैश अपॉन कौन 2 ओमेगा। लेकिन अगर मैं इंटीग्रेटिंग लिमिट एक साइकिल बोले तो 0 to 2 पाई करता हूँ, तो अपर लिमिट 2 पाई, साइन 2 पाई का मल्टीपल जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए मैं ये जो दो टर्म्स है, माइनस से बीच वाले माइनस से स्प्लिट करूंगा तो दो टर्म बनेंगी, तो एक ही टर्म में लेता हूँ, दूसरी टर्म निग्लेक्ट करता हूँ, क्योंकि एक कंप्लीट वेवफॉर्म के लिए पावर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे बच गया 1/2 इंटू, अब इप्सिलॉन जीरो अपॉन अंडर रूट इप्सिलॉन जीरो, तो ये हो गया कौन, अंडर रूट इप्सिलॉन जीरो। तो इसको उल्टा लिखता हूँ, तो ये आ जाएगा कितना, ऐसा आ जाएगा नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू जीरो अपॉन इप्सिलॉन जीरो, ऐसा हो गया। एंड स्क्वायर रूट ऑफ म्यू जीरो अपॉन इप्सिलॉन जीरो ने आपको पता है कितना आता है, तो इट इज अ वेव इम्पीडेंस, कितना आता है, एनीवन, 2 पाई एफ इंटू आई एम, फिफ्थ लेसन में पढ़ा था ना, डी जेड इंटू साइन थीटा अपॉन, अरे वेव इम्पीडेंस का फॉर्मूला है नो, आर इंटू वी होल ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 1/2, व्हाट इज दिस, अरे 120 पाई आता नहीं है, या तो फिर 377 ओम आता ना, इसको वेव इम्पीडेंस बोलते हैं ना, ईटा, ईटा की वैल्यू रहती है ना स्क्वायर रूट ऑफ म्यू जीरो अपॉन इप्सिलॉन जीरो, विसर लेगा, इसका वैल्यू रहता है 377 ओहम, या तो फिर 120 पाई, कोई भी लिखा तो चलता। समझ गए,
यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? बोलिए। क्लियर है नहीं यहाँ तक सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बोलिए, देखिए यहाँ पे ये पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, और एफ अपॉन वी इसका मतलब क्या होता है? अरे v इज इक्वल्स टू एफ लैम्बडा लिखते हैं ना अपन। तो व्हाट डू यू मीन बाय एफ अपॉन वी? सॉरी, एफ अपॉन वी कितना हो जाएगा फिर? ये v उधर तो लैम्बडा उधर तो 1/λ हो गया फिर। समझ रहे हैं ना? तो दैट्स व्हाई आई कैन राइट दिस टर्म एज, बचा कौन कौन? 2 2 जा 4 हो गया, तो आई एम बच गया, इंटू डी जेड बच गया, इंटू साइन थीटा बच गया, बस। अपॉन यहाँ पे आएगा 2 r इंटू लैम्बडा होल ब्रैकेट स्क्वायर। होप क्लियर हो गए। और इंटू कौन? 60 पाई। समझे क्या? 2 और यहाँ पे कितना आएगा? 60। होप समझ गए आप लोग। तो वो कैंसिल नहीं करता मैं, अच्छा नहीं लगता, रहने दो। तो ये हो गया पी आर एवरेज। तो ये मिल गया आपको एवरेज पावर का फॉर्मूला। अब आपको रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालना है आर, तो उसके लिए आप लोगों को पावर की आरएमएस वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट वगैरह चाहिए उसके लिए। तब जाके आप लोग वो पावर में से आप लोग आर निकाल पाओगे। तो अभी देखो अभी क्या करना है। तो ये तो मिल गया, अभी आपको थोड़ा डेरिवेशन में थोड़ा और चेंज है। तो अभी मैं वापस से, जो स्पिरिकल शेप है ना, वो स्मॉल करंट एलिमेंट का वो कंसिडर करना पड़ेगा। अभी ध्यान देना जरा मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये है जेड एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज एक्स एक्सिस। तो ये अपन ने एक स्पीयर ले लिया, और स्पीयर का सेंटर जो है ना, वो स्पीयर का सेंटर है ओरिजिन, जिसकी रेडियस आर है। वो स्मॉल करंट एलिमेंट जो लिया था अपन ने, तो वो स्मॉल करंट एलिमेंट की जो रेडियस थी वो भी आर थी, बराबर है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो स्पीयर लिया, ये स्पीयर को मैं ऐसा ऊपर से ऐसा कट करता हूँ। तो कट करने के बाद यहाँ पे एक आर्क बन जाएगा। तो ये इतना आर्क बन गया, ये वाला इतना आर्क बन गया। समझ गए? और इसको ऐसा ज्वाइन करता हूँ, ये वाला पोर्शन कैलकुलेट करने के लिए। तो ये तो रेडियस है ना, आर है। तो ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके तो यहाँ तक, यहाँ से लेके तो यहाँ तक, दिस इज व्हाट कट किया हुआ आर्क है। तो इसको मैं आर इंटू, ये जो डिस्टेंस है ये थीटा है, एंगल, तो ये हो गया आर इंटू डी थीटा। समझे क्या? और मैं यहाँ से यहाँ तक ऐसा परपेंडिकुलर डालता हूँ। राइट, रेडियस आर है, बराबर है, रेडियस आर है। और ये हो गया एंगल थीटा, थीटा के लिए वो कौन सी साइड है? अपोजिट साइड है। तो ये जो डिस्टेंस बनेगा, ये डिस्टेंस बनेगा यहाँ पे आर साइन थीटा। आर्क लेंथ, एरिया ऑफ सेक्टर, ये कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़े हैं। तो ये आर्क लेंथ निकाल लिया, जो आ गया आर इंटू डी थीटा। तो होप ये कैलकुलेशन मैंने जो भी किया आपको समझ गए। इसको मैं जरा लिख लेता हूँ यहाँ पे कि अज्यूम अज्यूम स्पीयर सेंटर एट origin of radius r enclosing a small current element as shown। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लेट इसका छोटा सा सरफेस एरिया लेते हैं। लेट ds बी द डिफरेंशियल सरफेस ऑफ स्पीयर एज शोन। तो वो जो ds है उसकी वैल्यू हो जाएंगी
तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी उसका सरकमफरेंस इंटू आर्क लेंथ। तो सरकमफरेंस रहेगा 2 पाई आर रहता है सरकमफरेंस, लेकिन यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे आर साइन थीटा रहेगा, और इंटू आर्क लेंथ है ना आर इंटू डी थीटा, राइट। सो देयर फोर डी एस वी आर गेटिंग हियर, ये आएगा 2 पाई आर स्क्वेयर इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, ऐसा। तो ये मिल गया आपको डी एस एन। चलो अभी आप लोग पावर निकालते हैं, जो पावर की अपने को नीड है वो वाला पावर अभी कैलकुलेट करते हैं। So therefore, the power crossing the sphere is P equals to, इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, ओवर द सरफेस S, P एवरेज को पी आर एवरेज इंटू डी एस। हाँ, तो अब ये जो है ना अपन ने आर्क लेंथ लिया है, तो ये हाफ सर्कल के लिए तो यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग लिमिट बनेंगे ये बनेंगे 0 to पाई, और अंदर में जो पी आर एवरेज अपन ने फाइंड आउट किया ये वाला, तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो पूरा इसको एक्सपांड करके लिखना पड़ेगा अभी। इसको मैं नीचे ले लेता हूँ। चलो, ठीक है। इनटू डीएस भी लिखना पड़ेगा, डीएस है इधर है, इनटू डीएस। अब कैलकुलेशन करना है सर। सो इक्वल्स टू नाउ, चलो देखिए यहाँ पे आई एम स्क्वायर तो बाहर निकल गया, जो डी जेड स्क्वायर है उसका भी कोई काम नहीं है तो वो भी बाहर निकल लिया, राइट। बाद में ये हो गया 60, ये देखो ये 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर कितना आने वाला है, 4 आने वाला है। चलो ठीक है, ले लेते बाहर, अपॉन 4 आर स्क्वायर इंटू लैमड़ा स्क्वायर, सब बाहर ले लिया, तीनों भी टर्म, इंटू 60 पाई भी बाहर आ गया, इंटू 2 पाई भी बाहर आ गया, और आर स्क्वायर भी बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन जीरो से लेके तो पाई तक बचा कौन, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा यानी साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। होप आप लोग समझ गए। कैलकुलेशन इज द पार्ट नाउ। कैलकुलेशन कीजिए, बोलो कितना आता है। 4 1 जा 4, और ये कितना आएगा 15, 15 आ गया ना। सो कितना हो गया 30। सो 30 पाई, आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, बराबर है। ये ऐसा कट किया तो आपको समझेगा ना नोट्स में, कि नहीं करूँ ये कट। तो 30 पाई इंटू, प्लीज बोलिए, आई एम स्क्वायर इंटू, कट करूँ कि नहीं करूँ, डायरेक्ट कैलकुलेशन करूँ, जल्दी बोलिए यार प्लीज। सर करा डायरेक्ट. डायरेक्ट करो ना, म्हणजे तुम्हाला कन्फ्यूजन नको। आप जब रेफर करोगे नोट्स तो आपको समझना चाहिए। हम्म, तो देखो व्हाट इज रिमेनिंग, आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग इज आई एम स्क्वायर इंटू डी जेड स्क्वायर, ठीक है, इंटू, तो वो पाई स्क्वायर हो रहा है, तो पाई स्क्वायर भी बाहर आ रहा है। 60 इंटू 2 कितना हो रहा है, 120 हो रहा है, 120 डिवाइडेड बाय 4 कितना आता है, 30 ना। तो ये आ रहा है 30 इंटू कौन, 30 इंटू, अब ध्यान दो, ये जो इंटीग्रल है इसको मैं ट्वाइस इंटीग्रल 0 to पाई/2 लिख सकता हूँ ना, साइन क्यूब थीटा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मैं रिडक्शन फॉर्मूला लगा, तो अब रिडक्शन फॉर्मूला अगर आपको पढ़ाया था मैंने, रिडक्शन फॉर्मूला, तो अपॉन लैम्बडा स्क्वायर रह गया, अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, तो ये आएगा आई एम स्क्वायर इंटू डी जेड स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, 30 इंटू 2 यानी ये हो गया कौन 60, अपॉन
लैम्बडा स्क्वायर रिडक्शन फॉर्मूला n माइनस वन अपॉन एन, एन कितना है 3 है, तो 3 माइनस वन एन कौन 2, 2/3, और ऑड होने के कारण आखिरी में 1, अगर इवन रहता था, अपन एक ही टर्म रिडक्शन फॉर्मूले याद रखते हैं, n माइनस वन अपॉन एन, बाद में दो दो से कम करते जाते हैं, बराबर है, दो दो से कम करते जाते हैं, और आखिरी में अगर इवन होगा, ये पावर अगर इवन है तो आखिरी में अपन π/2 लिखते हैं, और ऑड होगा तो आखिरी में 1 लिखते हैं, तो क्यूब है, 3 इज द ऑड नंबर, तो आखिरी में 1 लिखा, तो ये अपन ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। सो देयरफॉर वी आर गेटिंग आंसर हियर। अब 60 इंटू 2, 120 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 40 हो गया, तो 40 पाई स्क्वायर इंटू आई एम स्क्वायर इंटू कैन राइट dz अपॉन लैम्बडा होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये मिल गया आपको पावर की वैल्यू। समझे क्या? तो एक दो क्वेश्चन ऐसे आखिरी आखिरी के जिसमें पावर निकालना है, तो देखो पावर निकाल लिया अपन ने, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें रेडिएशन रेजिस्टेंस भी निकालना है। सो अगर रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालना है तो नाउ आगे कैलकुलेशन, नाउ आई आर एम एस क्या रहता है, आई आर एम एस रहता है आई एम अपॉन √2, ये रहता है आई आर एम एस। सो इन दैट सेंस नाउ, सो वी हैव पावर का फॉर्मूला अपन क्या लिखते हैं, पावर का तो जो है वही है, बट पावर का फॉर्मूला अपन आई स्क्वायर इंटू आर लिखते हैं ना। हेलो, समझे क्या? ये लिखते हैं ना पावर का फॉर्मूला, बराबर है। तो अभी ये ऐसा होने के कारण यहाँ पे अगर मुझे पावर को वापस से रिडिफाइन करना है, जस्ट अ मिनट, पावर को रिडिफाइन कर लेते ना, आर एम एस आई एम की वैल्यू पुट कर देते। सो देयर फोर पी इज इक्वल्स टू 40 इंटू पाई स्क्वायर इंटू व्हाट डू यू मीन बाय आई एम एन √2 इंटू आई आर एम एस, तो ये आ जाएगा √2 इंटू आई आर एम एस, और इसका स्क्वायर है इंटू dz अपॉन लैम्बडा होल ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसा हो गया ना फिर। सो देयर फोर आपको पावर कितना मिल रहा है, √2 का स्क्वायर यानी कौन 4 हो गया, रूट और सॉरी √2 का स्क्वायर यानी 2 हो गया, 2 इंटू 40 यानी कितना हो गया 80 हो गया। सो देयरफॉर पावर कितना मिल गया अपने को 80 पाई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर आर एम एस या आई आर एम एस स्क्वायर इंटू dz अपॉन लैम्बडा होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब पावर इतना रहता है तो पुट करते अभी यहाँ पे। सो देयरफॉर तो ये जो आई स्क्वायर आ रहे हैं तो ये आर एम एस है, हाँ? तो पावर कितना है, पावर इज 80 पाई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर आर एम एस इंटू dz अपॉन लैम्बडा होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू कौन आर, एंड देयरफॉर नाउ अब हो गया काम खत्म सब। देयरफॉर आई आर एम एस स्क्वायर इंटू रिमेनिंग टर्म इज 80 पाई स्क्वायर इंटू dz अपॉन लैम्बडा होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू कौन आर, एंड देयरफॉर नाउ आई एम कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो देयरफॉर कंपेयर करो बोथ साइड और बोलो, हाँ अंजलि प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। सो देयरफॉर आर इक्वल्स टू आई आर एम एस स्क्वायर को छोड़ दो, कितना आ गया 80 पाई स्क्वायर इंटू dz अपॉन लैम्बडा होल ब्रैकेट स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल डेरिवेशन, और ये जो आर है इसको बोलते हैं अपन रेडिएशन रेजिस्टेंस, इसको ऐसा सिंबॉलिकली आर रैड ऐसा लिखते हैं अपन। तो ये हो गया आपका डेरिवेशन पूरा थ्योरेटिकल एंटीना का, यहाँ पे खत्म, ईच एंड एवरी टर्म डिस्कस किया मैंने, और ये पूरा डेरिवेशन अभी खत्म हो गया। इतना आता है 13 मार्क के लिए। कभी कभी क्वेश्चन ये रिड्यूस करके भी आता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट निकालो, यहाँ तक भी पूछा जाता है, लेकिन रेडिएशन रेजिस्टेंस तक पूछा तो यहाँ तक करना पड़ेगा आपको। यूनिट करेंगे इसका ओम, रेजिस्टेंस है ना, हो गया फिर। किसी को कोई डाउट है डेरिवेशन में? अब इतना बड़ा ये डेरिवेशन है पूरा, 13 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, तो एक दो बार ये डेरिवेशन प्लीज लिख के देखना, तब जाके आपको आएगा। तो ये जो अभी क्वेश्चंस थे इतने सारे, तो देखो आखिरी क्वेश्चन क्या था, शो दैट द रेडिएशन रेजिस्टेंस इन केस ऑफ रेडिएशन फ्रॉम स्मॉल करंट एलिमेंट इज आर रैड इक्वल्स टू 80 पाई स्क्वायर dz अपॉन लैम्बडा। यहाँ पे dl लिखा है तो ठीक है, अपन ने dl क्यों, क्योंकि वहां पे अलॉन्ग z एक्सिस लिया था तो dz आया ना, तो dz को dl कर सकते हैं आप।
का स्क्वायर ओहम। समझ गए फिर सब लोग? क्लियर है आप लोग? सभी को समझ गया पूरा डेरिवेशन? फिर तो डीजेड के जगह पे डीएल लिख सकते हो आप लोग, हाँ? ऐसा है फिर। तो चलो आज के लेक्चर में अपन यहीं पे रुकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन कि स्मॉल करंट जो एलिमेंट है उसको ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल क्यों बोलते हैं। जैसे ये प्रॉब्लम में अपन ने स्मॉल करंट एलिमेंट को ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल बोला ना, वो छोटा सा कंसेप्ट अपन पढ़ लेते हैं। और उसके बाद आपको और एक डेरिवेशन है बड़ा, राइट, बिकॉज ऑफ हाफ वेव डायपोल वाला, जिसको अपन प्रैक्टिकल एंटीना बोल सकते हैं। तो वो वाला डेरिवेशन भी अब इतना ही बड़ा है, शायद इससे भी थोड़ा सा बड़ा है, इससे भी थोड़ा सा बड़ा जाएगा। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं, ठीक है? फिर रुकते हैं यहाँ पे।